सरकारी नौकरी का सपना वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ मेहनत की ट्रेन हमेशा सफल होने के लिए रुकती है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी के लिए क्लासेस। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की ये पहली क्लास है, जहाँ के मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पूरे पीवाईक्यू तक आपको कराऊँगा, आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करूँगा। आपको बता दें कि एएलपी की भर्ती चालू है और अभी सीबीटी 1 होगा, फिर उसके बाद सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 के लिए अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल चैनल को जॉइन कीजिए और वहाँ क्लासेस को रेगुलराइज़ कीजिए। आप देखेंगे वहाँ साइंस, रीज़निंग, मैथ्स सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, करंट अफ़ेयर्स, जहाँ पर कि आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं क्लास में ही कोशिश करता हूँ आपको कि सारी चीज़ें याद करवा दी जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, अपनी पहले क्लास को। तो आज हम पहली क्लास जो है हीट और टेम्परेचर से लेकर चल रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है हीट और टेम्परेचर से। आपको बता दें कि हीट और टेम्परेचर क्या होता है। तो हीट एक फ़ॉर्म ऑफ एनर्जी है जो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। आपको बता दें कि हीट एक एनर्जी का फ़ॉर्म है जो ट्रांसफ़र होता है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। वहीं आपको बता दें कि इसको मेज़र करने का जो यूनिट है उसको जूल बोला जाता है या फिर कैलोरी बोला जाता है। तो ये थी हीट से संबंधित बातें। अब अगर मैं हीट के लिए फ़ॉर्मूला लिखूँ, तो ये होता है जिसको डिनोट करते हैं क्यू से और ये होता है एमसी डेल्टा टी के बराबर। याद रखेंगे आप कि क्यू जो होता है एमसी डेल्टा टी के बराबर, जहाँ पर क्यू को डिनोट किया जाता है हीट एनर्जी से। आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज़ करते रहिए, देखिए आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकल जाएगा। क्यू जो है हीट एनर्जी है, वहीं एम आपका मास को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। डेल्टा टी आपका टेम्परेचर डिफ़रेंस है और आपको सी बता दें स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर डिफरेंस है और सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। चलिए सब चीज़ के बारे में एक-एक करके जानेंगे। आइए अब जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर एक मेज़र है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को नापता है किसी ऑब्जेक्ट का। यानी कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या ठंडा, वो कौन बताता है? तो टेम्परेचर बताता है आपको। अब इसको किसमें मेज़र किया जाता है? तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में मेज़र किया जाता है। आपको बता दें कि टेम्परेचर का कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, तो ये कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए। आप नहीं जान रहे हैं तो बिल्कुल आप इनको याद रखेंगे। पहला कन्वर्जन मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए कि ये होता है 9c बाई, पहला मैं लिख दूँ 9c बाई 5 इज़ इक्वल्स टू F माइनस 32, यहाँ पर C जो है सेल्सियस को रिप्रेज़ेंट करता है और F जो है फ़ारेनहाइट को रिप्रेज़ेंट करता है, फ़ारेनहाइट को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये था आपका पहला रिलेशन। वहीं आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बाद केल्विन में पता होना चाहिए। आपको केल्विन जो होना चाहिए, तो केल्विन जो होता है वो C प्लस 273.15 होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाएगा। आइए कुछ और टेम्परेचर से संबंधित एक रिलेशन को मैं लिख देता हूँ, जो आपको एग्ज़ाम तक काम करेगा। ये होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9 और ये आपके इक्विवेलेंट होता है रिमर स्केल के, यानी कि R/4 के, और साथ ही साथ ये केल्विन के ही बराबर होता है। ये होता है K माइनस 273/5। ये फ़ॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा फ़ॉर्मूला है। आपको बता दें कि R रिमर स्केल है, R रिमर स्केल है। इनका भी आप नाम याद रखेंगे। केल्विन, K जो है केल्विन को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी हीट और टेम्परेचर से संबंधित। अब आइए, मैंने कुछ टर्म्स बताए थे आपको ऊपर में जो स्पेसिफिक हीट से संबंधित था। तो आइए अब हम चालू करते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट होता क्या है? और आपको भी अब जानना पड़ेगा, आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी आप सीखते चले जाएँगे। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 केजी ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। आपको समझा दें कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो स्पेसिफिक हीट एक क्वांटिटी ऑफ हीट है, यानी कि कितने हीट की आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए। अगर 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट है तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में उसको कितना हीट एनर्जी लगेगा, ये स्पेसिफिक हीट बताता है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट
बाय ऑब्जेक्ट मत लिखिए आप, अब पढ़ रहे हैं अच्छे से तो सबस्टांस लिखिए, सबस्टांस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको समझ में आ जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या है? तो वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो 1 ग्राम के सबस्टांस को 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने के लिए उसको कितनी एनर्जी लगेगा, यही आपको बताता है स्पेसिफिक हीट। अब इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट ही होती है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसी की यूनिट होती है कैलोरी। कैलोरी के साथ-साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये होता है जूल, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये भी आप याद रखिएगा, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, ये भी आपसे कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। तो 1 कैलोरीज़ में आपको 4.186 जूल होता है। ये कन्वर्जन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? याद ही करना है आपको। तो ये थी आपको बातें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से संबंधित। आइए अब बढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं लेटेंट हीट की ओर। आइए सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ हीट। अब टाइप्स ऑफ हीट में आपका लेटेंट हीट आएगा। आप टाइप्स ऑफ हीट पहले देखिए, तो इसमें मुख्यतः हम 2 प्रकार के हीट को देखेंगे, जिसमें पहला होगा आपका लेटेंट हीट और दूसरा होगा आपको सेंसिबल हीट। दोनों को समझते हैं बहुत अच्छे से। आइए देखते हैं आपको लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में। देखिए, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट क्या होता है? मैं 2 जार लेता हूँ जिसमें मैंने पानी भर दिया है। मैंने 2 जार लिया, एक पहला जार लिया और साथ ही साथ ये रहा मेरा दूसरा जार। अब दोनों में मैंने पानी भर दिया आपको, ये रहा आपका पानी और इसमें भी पानी है। अब आप देखिए, अब मैं यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखता हूँ और यहाँ पर भी मैं टेम्परेचर क्या रखता हूँ। तो देखिए, मैंने एक जगह टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा और दूसरी जगह पर टेम्परेचर मैंने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया। आप सेल्सियस में भी इसको लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये होता है आपका 15.6 डिग्री सेल्सियस और वही 212 का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए कि अगर आप फ़ेजेज़ का मतलब जानेंगे तो फ़ेज 3 ही तरह से होता है, या तो एक सॉलिड फ़ेज हो सकता है, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। तो यानी कि यहाँ पर भी फ़ेज़ जो था ये वाटर ही था और यहाँ पर भी जो फ़ेज है वो कैसा है, आपका वाटर है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर जो है यहाँ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था और यहाँ पर टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था। यानी कि जब यहाँ पर कन्वर्जन हुआ तो ऐसा सिचुएशन या ऐसा फिनोमेना जहाँ पर कि फ़ेज चेंज नहीं होता, फ़ेज चेंज में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो ऐसे हीट को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं इसको? सेंसिबल हीट बोलते हैं। यानी कि ऐसा हीट यहाँ पर फ़ेज चेंज नहीं होता, सिर्फ़ टेम्परेचर चेंज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। वहीं अगर हम दूसरे एग्ज़ाम्पल को कंसिडर करें, तो दूसरे एग्ज़ाम्पल में मैंने भी 2 जार लिए। अब दोनों जार में अब 2 जार में अब एक में मैंने भरा पानी। अब यहाँ पर ये देखिए ये वाटर है, लेकिन यहाँ पर अब मैं इसको वेपर बना देता हूँ। अब ये बन गया वेपर। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा और यहाँ पर भी मैंने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी टेम्परेचर है। तो हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये कि यहाँ पर फ़ेज़ के फ़ॉर्म में फ़ेज़ 1 दूसरा था और फ़ेज़ 2 बदल गया। यानी कि फ़ेज़ चेंज हो गया, फ़ेज़ चेंज हो गया। अब फ़ेज़ चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जहाँ पर फ़ेज़ चेंज होता है और टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता, ऐसे हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। इसको क्या बोला जाता है? लैटेंट हीट। याद रखिएगा आप, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझना होगा 2 टर्म और कौन-कौन सा, एक को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं अब, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नाम से ही अब समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं पहले लैटेंट हीट नहीं समझाता, तो आपको ये समझ में नहीं आता। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब क्या होता है ये समझिए। ये वो हीट रिक्वायर है जब सॉलिड से लिक्विड में बदलना है आपको। समझ में आया क्या बोला मैंने? यानी कि आपके पास एक सॉलिड है और आपको चेंज किसमें करना है? लिक्विड में। तो इसको चेंज करने के लिए कुछ हीट की ज़रूरत पड़ेगी ना?
यही जो हीट रिक्वायर्ड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। वहीं अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन की बात करें, क्या बोला मैंने? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन क्या होता है? वेपर का मतलब क्या होता है? गैस। अब यानी कि मेरे पास कौन-सा फॉर्म दिया हुआ रहेगा? आपके पास लिक्विड दिया रहेगा और गैस दिया रहेगा। तो अगर आपको लिक्विड से गैस में बदलना है तो उसके लिए भी तो कुछ हीट चाहिए। वो हीट रिक्वायर्ड क्या कहलाएगा? आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन कहलाएगा। अब दोनों की यूनिट को देखें तो दोनों की यूनिट होती है जूल पर केजी। अगर यूनिट की बात करें तो दोनों की यूनिट जूल पर केजी होती है। मैं लिख देता हूँ, इसकी भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल पर केजी होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी बेसिक बातें जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए थी। अब आप अब पढ़ते हैं आगे कि अब डिफरेंट-डिफरेंट तरह के मैं आपको लिख देता हूँ क्योंकि आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में काम करेगा। अब टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल मैं आपको यहीं पर बताता चलूँ कि टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल क्या होता है। मैंने सब कुछ समझा दिया आपको, अब मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए अगर मैं चार्ट बनाता चलूँ तो मैं 3 नाम लिखूँगा जिसमें कि नेम ऑफ स्केल है आपका ये। अब नेम ऑफ स्केल में 3 नाम आएँगे। उसके बाद मैं आपको लिखूँगा सबके लिए सिंबल क्या है, जो सब लोग आप लोग जानते होंगे लेकिन बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है, उसके लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसके लोअर फिक्स्ड पॉइंट को देखेंगे हम, लोअर फिक्स्ड पॉइंट के लिए देखेंगे, कितना होता है। उसी तरह से अपर फिक्स्ड पॉइंट को भी देखेंगे, अपर फिक्स्ड पॉइंट को भी देखेंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल देखेंगे, जो पूछा तो नहीं जाता है फिर भी आप याद रखेंगे। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल, कितना डिवीज़न होता है? आइए समझते हैं इसको। तो देखिए 3 ही स्केल है आपके पास, एक है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री केल्विन। अच्छा, मैंने बगल में सिंबल लिख रखा है तो यहाँ पर नहीं लिखूँगा। यहाँ पर हो गया आपका सेल्सियस, दूसरा हो गया आपका केल्विन और तीसरा आपका हो जाएगा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट याद रखेंगे आप। तो सेल्सियस का सिंबल सबको पता है सी, ये हो गया केल्विन और ये हो गया फ़ारेनहाइट। अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस का कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर केल्विन की बात करें तो 273.15 होता है और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते चलिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए। अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है आपका, मैंने बताया आपको लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अब बताते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है आपको। इस स्केल में दूसरी स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लीजिए, फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और साथ ही साथ आपको ये याद रखना होगा कि केल्विन में कितना होता है, तो ये होता है 100 जोड़ दीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 373.15 डिग्री केल्विन। अब सभी स्केल में डिविजन्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये 100 डिवीज़न ही होता है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। अगर आप इतना जान गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए बढ़ते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। आइए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट है, आपको अवोगाड्रो नंबर पता होना चाहिए कि अवोगाड्रो नंबर क्या होता है। तो मैं लिख दूँ अवोगाड्रो, अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर पहले समझा लूँ होता क्या है, फिर उसके बाद हम इसको लिखवा भी देंगे आपको। देखिए अवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ ए गैस। यानी 1 ग्राम मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर। तो ये आपको पता होगा 6.023 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम पर मोल होता है। तो मैंने क्या बताया आपको कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट इन, आपको याद रखना है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ गैस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर। याद रहेगा आपको कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ ए गैस, इसको हम लोग अवोगाड्रो बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं? एन से, और ये कितना होता है? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इसका वैल्यू होता है और ये कितना होता है? पर ग्राम मोल के बराबर होता है। अब अगर आपसे कोई पूछ दे तो केजी में कितना होता है, यानी कि पर केजी मोल कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, 10 का पावर 3 बढ़ा दीजिए, 023 इंटू 10 का पावर 26 हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तो पर केजी मोल में हो जाएगा। लिख दीजिए पर केजी मोल में वैल्यू इसकी
6.023 इंटू 10 का पावर 26 हो जाएगा। अब आइए समझते हैं थर्मोमेट्री के बारे में। थर्मोमेट्री क्या होता है? देखिए, थर्मोमेट्री मैं आपको पहले समझा लूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। थर्मोमेट्री वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहाँ पर हम टेम्परेचर के मेजरमेंट से डील करते हैं। फिर से बोल देता हूँ, थर्मोमेट्री हमारा फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर हम टेम्परेचर मेजरमेंट से संबंधित बात करते हैं। मैं लिख दूँ कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोल लीजिए, अब तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करता है किससे? डील्स विद मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से ये डील करता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो है इसी को थर्मोमेट्री कहा जाता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, जो थर्मोमेट्री के अंतर्गत आएँगे। ये टर्म्स थर्मोमेट्री के अंतर्गत कैसे आएँगे ये देखिए। तो सबसे पहला जो टर्म है थर्मोमेट्री के अंतर्गत, जो आप सभी को पता है, वो है आपका मेल्टिंग। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेल्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? तो मेल्टिंग मतलब आप जानते हैं कन्वर्जन होता है ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। क्या है आपका? मेल्टिंग क्या है आपका? सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है। आपको बता दें कि आपसे सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आपका कन्वर्जन को मेल्टिंग कहते हैं, बल्कि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। और वो कांस्टेंट टेम्परेचर आपको मैंने ऊपर बताया जब मैं लेटेंट हीट समझा रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको फ्यूज़न और फ्रीजिंग पॉइंट दूसरा टर्म पढ़ना है, फ्यूज़न एंड दूसरा आपको हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात आप याद रखिएगा, फ्यूज़न और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी जो प्रोसेस होता है जिसमें स्टेट ऑफ चेंज होता है लिक्विड से सॉलिड, इसको हम लोग फ्यूज़न बोलते हैं। यानी लिक्विड से सॉलिड स्टेट का कन्वर्जन फ्यूज़न कहलाता है। और उसी पॉइंट पर जहाँ पर लिक्विड फ्रीज होना चालू हो जाए, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मैं बता दूँ आपको, ये चेंज ऑफ प्रोसेस है। फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या है? चेंज ऑफ प्रोसेस है। इसका चेंज ऑफ प्रोसेस है तो मैं लिख देता हूँ। चेंज ऑफ प्रोसेस है आपका ये लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका फ्यूज़न कहलाता है। लेकिन जिस पॉइंट पर सॉलिड, आपको बता दें कि जिस पॉइंट पर लिक्विड जो है फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, आपको बता दें फिर से कि जिस पॉइंट पर लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इसी को बोला जाता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट जिसको कि हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन बोलते हैं। आइए समझते हैं इवोपोरेशन के बारे में। इवोपोरेशन क्या होता है? तो इवोपोरेशन लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का तरीका इवोपोरेशन कहलाता है, और यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी अगर हो रहा है तो भी वो इवोपोरेशन कहलाएगा। यानी कि ये क्या है आपका? कन्वर्जन है। किसमें से किसमें? लिक्विड से वेपर में। याद रखेंगे, लिक्विड से वेपर में। लेकिन आपसे यही पॉइंट पूछा जाएगा कि किस टेम्परेचर पे? तो ये एट ऑल टेम्परेचर होता है। एट ऑल टेम्परेचर, इवन दो कि आपको बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हो तो भी, इवन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हो तो भी आपका इवोपोरेशन की प्रक्रिया होती है। अब आइए कपूर के बारे में पढ़ने, जो आप सभी को पता होगा, कैम्फर के नाम से आप जानते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपको डायरेक्टली देखिएगा कि सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सॉलिड अगर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। अब आखिरी की ओर चलते हैं जिसे कि HOAR, होर या फिर फ्रॉस्ट बोलते हैं। आप हॉर या फ्रॉस्ट दोनों शब्द को याद रखेंगे, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जब हम वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, वेपर को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मेरा कहलाता है आपको होर फ्रॉस्ट। याद रखेगा, होर फ्रॉस्ट। तो ये थी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको समझाई थर्मोमेट्री से संबंधित, और अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानना होगा, ये एक चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको याद रखना है। आपको बता दें कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर किससे संबंधित होता है? तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आपका संबंधित होता है थर्मोमीटर से। इससे थर्मोमीटर से। अब थर्मोमीटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? तो इन जनरल जो है आपको याद रखना है गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर। और दूसरा हो जाएगा प्लैटिनम वायर थर्मोमीटर। और आपको तीसरा हो जाएगा
तीसरा आपको याद रखना है कि तीसरे का नाम है आपको गैस थर्मोमीटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गैस थर्मोमीटर। अब आपको 3 बातें मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि जो थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी होती है किसमें? प्लैटिनम में। तो ये होता है आपका प्लैटिनम वायर। आपको ये पूछा जाएगा कि प्लैटिनम वायर में थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी कौन-सी होती है? तो खुद प्लैटिनम वायर ही होता है। यानी जिसके माध्यम से थर्मोमीटर जैसे आप जनरल थर्मोमीटर लेते हैं तो मरकरी देखते हैं, मरकरी ऊपर-नीचे होता है। तो वो मरकरी जो है उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया। उसी तरह से गैस थर्मोमीटर में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन-सा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है? तो आपको बता दें कि गैस थर्मोमीटर में जो प्रेशर होता है गिवन मास पे, किसी भी आइडियल गैस का या फिर वॉल्यूम होता है गिवन मास का, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस लाइन में देखिए। उसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम होता है और ये प्रिंसिपल दोनों आइडियल गैस इक्वेशन पे काम करते हैं क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया दोनों जगह हम आइडियल गैस की ही चर्चा कर रहे हैं। आइडियल गैस यानी कि एयर की बात हो रही है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है तो वहाँ पर उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पूछा जाएगा रेजिस्टेंस। आपसे पूछ दिया जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से एक रेजिस्टेंस होगा और किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे। वहीं थर्मोकपल की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है थर्मल ईएमएफ पे और प्रिंसिपल होता है सीबेक इफेक्ट। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर लेंथ होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और प्रिंसिपल होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। ये देखेंगे सारे टर्म्स को अभी। वहीं पायरोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है इंफ्रारेड रेडिएशन फ्लक्स और प्रिंसिपल होता है रेडिएशन। वहीं मैग्नेटिक थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है पैरामैग्नेटिक और प्रिंसिपल होता है क्यूरीज लॉ। तो याद रखिएगा इस सारे पॉइंट्स को। आपको बताया कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम लोग थर्मोमीटर से करते हैं। बेसिकली 3 आपको नाम याद रखना है गैस, प्लैटिनम और मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी में मरकरी का यूज़ करते हैं हम। तो ये बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। आपने थर्मोमेट्री प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में देखा, सारे कुछ देखा। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो होगा मेरा थर्मल एक्सपेंशन।